चलिए सुनिए, ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, है ना। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाए। तो उसमें आपको क्या बोले थे कि फ्लक्स बराबर जो निकालना है फाई बराबर, वो निकालना है क्या, ई इंटू एरिया कैसा, परपेंडिकुलर, है ना। दूसरी बात में क्या बोला था कि अगर, सुनिए, कि अगर फ्लक्स परपेंडिकुलर नहीं हो तो हम लोग ई डॉट ए करते थे। और अगर फाई बराबर, इसी को हम लोग लिखते थे कितना, ई ए कॉस थीटा। और लास्ट में जो पढ़े थे फाई इक्वल टू, वो पढ़े थे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, किसके लिए, जब सरफेस कैसा हो, कर्व सरफेस हो। और कर्व सरफेस के लिए जो हम लोग फ्लक्स निकालते थे वो ई डॉट डी एस निकालते थे, छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ करके, तब इस पर काम करते थे। ठीक है। यही से हम लास्ट में तुमको पहुंचे थे कहाँ पर, गॉस थ्योरम पर, है ना। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जिसका नाम है क्या, गॉस लॉ। ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा क्या कि गॉस लॉ क्या चीज है, और गॉस लॉ में कैसे काम करना है, उसको कैसे डिराइव करना है, ये चीज 5 नंबर का क्वेश्चन। डीपीपी डिस्कस करने का या तो क्लास से पहले कर लो या क्लास के बाद करो। ठीक ना। बनाए हो डीपीपी? हाँ, जो नहीं बनाए वो पूछ लेना ना, बाहर पूछ लेना। ठीक है, क्लास के बाद पूछ लेना। चलो देखो, क्या बोल रहे थे भाई कि आज क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है क्या, गॉस लॉ। अब देखिए गॉस लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। गॉस थ्योरम भी लिखा हुआ होता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस, अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस, ध्यान देना है कि ये सरफेस जो होना चाहिए वो सरफेस हो जाना चाहिए कैसा, 3 डायमेंशनल। ठीक है। क्या कह रहा है कि द टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज inside that surface, the charge inside that surface। देखो सबसे पहले ध्यान देना है क्या, कि कह रहा है क्या कि अगर कोई भी सरफेस हो जो क्लोज सरफेस हो, और 3 डायमेंशनल सरफेस हो, 2 डायमेंशनल नहीं। 2 डायमेंशनल में अगर आप क्लोज सरफेस का बात करिएगा तो रेक्टेंगल भी क्लोज दिखता है, स्क्वायर भी क्लोज दिखता है, सर्कल भी क्लोज दिखता है। लेकिन हम लोगों को 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस का बात करना है, जिसमें आएगा क्या, स्फीयर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबॉइड आएगा, और वो सरफेस कैसा रहना चाहिए, क्लोज सरफेस रहना चाहिए। तो कह रहा है क्या कि अगर कोई भी सरफेस है जो क्लोज है, और अगर उसके अंदर में चार्ज है क्यू, तो कहता है क्या कि इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई बराबर, ठीक ना, वो चार्ज इनसाइड द सरफेस के, कि सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है उसका कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। यानी फाई इक्वल टू, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्यू कैसा क्यू है, इनसाइड वाला है। और क्यू इनसाइड बाय कितना, ε0। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा। आप कहिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू हम रखे, और यहाँ से ये वाला सर्कल निकला क्लोज सरफेस। तो यहाँ से मान लो कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ निकलेगा। तो अगर इस सरफेस को आप बड़ा कर दीजिए, तब भी देखिए कि इस सरफेस से होकर के इतने ही लाइन पास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर इसको और बड़ा कर दें तो भी उतने ही लाइन पास हो रहे हैं। मतलब कि इस क्लोज सरफेस के शेप और साइज से इसके फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। क्लोज सरफेस रहे और उसके अंदर में अगर चार्ज क्यू रहे, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0 के बराबर हो। क्लियर है इतनी बातें। ये है क्या, गॉस लॉ का स्टेटमेंट। कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस, ध्यान देना कि जो सरफेस होगा वो कैसा, क्लोज सरफेस होगा। और ये चार्ज जो होगा वो कैसा, इनसाइड द सरफेस वाले का बात करेंगे। ठीक है। तो यहां पर जो फाई है ये क्या है, टोटल फ्लक्स है। ठीक ना। क्यू जो है वो कैसा है,
तो ये जो है ये है चार्ज इनसाइड द सरफेस। ये कैसा चीज है? चार्ज इनसाइड द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर वाले चार्ज से अगल बगल के चार्ज से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको कैसा चार्ज देखना है? जो सरफेस के इनसाइड हो। और एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि ये क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर का या फिर किस चीज का? वैक्यूम का, जिसका वैल्यू होता है कितना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना बात जानते हो। अब तुम कहोगे कि सर ये गॉस लॉ का प्रूफ कैसे किया जाए? तो इस गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए पहले एक टर्म जानो कि एक टर्म आता है क्या, जिसका नाम है गसियन सरफेस। इस टर्म का नाम आता है क्या? गसियन सरफेस। अब ये गसियन सरफेस क्या होता है? ठीक ना? अब ये गसियन सरफेस क्या होता है? तो ये गसियन सरफेस के बारे में क्या कहा कि यह एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है? ये एक कैसा सरफेस है? एन इमेजिनरी सरफेस। ये कैसा सरफेस है? एक इमेजिनरी सरफेस है। ये बस हम क्या करते हैं, एक अपने मन में हम एक सरफेस मान लेते हैं और उसी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है? गसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में? तो दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या कहता है भाई कि ये जो गसियन सरफेस होना चाहिए, ये होना चाहिए शुड बी क्लोज्ड, शुड बी क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड। सभी तरफ से ये क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरा बात ये इसके बारे में क्या कहता है कि इसको जो होना चाहिए शुड बी सिमेट्रिक अबाउट, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज, सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट जो है तो इसको क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने से क्या होगा? सिमेट्रिक होने से फायदा क्या होगा? तो सिमेट्रिक होने से फायदा ये होगा कि सच दैट एट ईच पॉइंट, सच दैट एट ईच पॉइंट ऑफ Gaussian surface, such that at each point of Gaussian surface the value of electric field intensity, electric field intensity remains same, remains same। अब देखिए ये बस इतनी तीन बातें इसके बारे में आपको क्या करना है? याद रखना है कि गसियन सरफेस कैसा है? कि इमेजिनरी सरफेस है। दूसरी बात है क्या कि ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तीसरी बात ये कि ये चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। चार्ज के अबाउट कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। अब देखो जैसे कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रहे प्लस क्यू, तो पॉइंट के अबाउट जो सिमेट्रिक होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अगर लीनियर चार्ज रहे, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो अगर इसके अबाउट तुम एक गसियन सरफेस बनाना चाहोगे तो इसके सिमेट्रिक रहे, चारों तरफ से बंद रहे, तो एक ऐसा सिलेंडर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? देखो ये सिलेंडर क्या है? चारों तरफ से बंद भी है और चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक भी है। इससे फायदा क्या होगा सर? तो इससे फायदा ये होने वाला है कि गसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा? सेम होगा, है ना? तो सिमेट्रिक जब रहता है तो ये गॉस लॉ के लिए यूजफुल हो जाता है। जैसे क्या देखो कि मान लो कि अगर हम मान ले कि एक स्फेरिकल सेल है हमारे पास, ये है एक गसियन सरफेस, है ना? चारों तरफ से बंद है और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। क्या? इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, कितना? प्लस क्यू। तो एक बात बताओ कि इस गसियन सरफेस पर अगर हम किसी भी डिस्टेंस का बात करें तो ये कितना होगा? आर। किसी भी डिस्टेंस का अगर हम बात करें तो ये कितना होगा? रेडियस के बराबर में, जो कितना होगा? आर। तो आप जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो कितना आता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब आप चाहे इस पॉइंट ए पर बात करें, चाहे इस पॉइंट बी पर बात करें, चाहे इस पॉइंट सी पर बात करें, चाहे इस पॉइंट डी पर बात करें, चाहे इस पॉइंट ई पर बात करें, कहीं भी आप बात करें,
हर एक जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तब जो है सो ये गॉस लॉ के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, अप्लीकेबल हर जगह है। लेकिन अगर सिमेट्रिक रहता है ना तो हम इसका क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। आप देखिएगा कैसे। अब देखो इसमें कि ये बातें तो गसियन सरफेस के बारे में तुमको समझ में आ गई कि गसियन सरफेस के बारे में बस इतनी बातें याद रखनी, क्या कि ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम अपने मन में मानेंगे, ये चारों तरफ से बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए, शुड बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज है तो इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, लीनियर चार्ज है तो इसके अबाउट भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, कैसा भी चार्ज है उसके अबाउट सिमेट्रिक रहना। सिमेट्रिक रहने से फायदा क्या होता है कि गसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा आता है, कांस्टेंट आता है, हर जगह कैसा आता है, एक जैसा आता है ना। क्यों कि डिस्टेंस हर जगह एक जैसा रहेगा, और जब डिस्टेंस भाई एक जैसा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह कैसा आएगा, एक जैसा आएगा। अगर यहाँ पर आप बी पर बात करें या ए पर बात करें, ठीक ना, या फिर सी पर बात करें, हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा आपका वो कैसा आएगा, एक जैसा ही आएगा। इसका मतलब ई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कब, ई जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें गसियन सरफेस के लिए, तो गसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है। ये था इतना गसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट। अब देखो कि अब बात करना हम लोगों को किसका, गॉस लॉ के प्रूफ का। तो गॉस लॉ में हम लोग क्या पढ़े हैं, गॉस लॉ में पढ़े हैं कि जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू इनसाइड द सरफेस होगा, और दूसरा बात बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये किसके लिए, तो फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए, सरफेस कैसा रहे, क्लोज्ड सरफेस रहे। अब मान लो कि सर अगर ओपन सरफेस रहेगा तो क्या होगा, कहीं पर अगर हम एक छोटा सा छेद कर दें तब क्या होगा, तब तो क्लोज सरफेस नहीं रहा। तो मान लो कि एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है ना, और उस स्फेरिकल बॉल में हम क्या किए, एक छोटा सा छेद कर दिए उसके अंदर में किसी चार्ज को रख के। अब क्या होगा देखो कि ये अगर बॉल है भाई, और इस बॉल में तुम क्या करोगे, एक छोटा सा अगर मान लो कि छेद कर दिए यहाँ पे, इस बॉल में अगर एक छोटा सा छेद कर दिए यहाँ पे, तो इसके अंदर का जो चार्ज है, इस पर जो अंदर का जो चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज, ये तो सरफेस पर ही ना रहेगा। ये चार्ज रिपल्सन के कारण क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल के इधर भी बाहर भी आ जाएगा। तो बाहर वाला चार्ज तो अपन को चाहिए नहीं, है ना, बाहर वाला चार्ज अपन को चाहिए नहीं, इसीलिए इस सरफेस को कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लियर है बातें इतनी। अब देखो कि गॉस लॉ का प्रूफ कैसे करेंगे। तो गॉस लॉ का प्रूफ करने के लिए आप देखिए यहाँ पर कि हम लोग प्रूफ लिखने वाले हैं किसका, गॉस लॉ का। अब इसमें बात करोगे किस चीज का, प्रूफ फॉर गॉस लॉ, कि गॉस लॉ के लिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लीजिए क्या, मान लीजिए क्या कि लेट एन स्फेरिकल, लेट एन स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस r having a charge, radius r having a charge plus q inside the surface, q inside the surface। माने क्या, माने कि एक स्फेरिकल सेल है अपने पास, ये रहा स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के बारे में क्या कह रहा है कि इसके सेंटर से, जहां पर चार्ज प्लस क्यू रखा है और इसका रेडियस है कितना, आर, कैपिटल आर माने ना, इसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर। तो हमको गॉस लॉ को प्रूफ करना है। क्या माने भाई कि एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है जिसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर पे चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस क्यू। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो कि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। अच्छा ये बताओ प्लेन सरफेस है कि कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस के लिए कल तुमको याद होगा कि जब भी फ्लक्स निकालते थे हम लोग तो क्या करते थे भाई, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे,
छोटा सा एलिमेंट लेते थे ds, और इस ds का एरिया में क्या बोला था हमेशा परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, बाहर के तरफ, हमेशा किधर, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ। एरिया के बारे में कल ये बताया था। दूसरा बात, इसके सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर के तरफ, है ना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर के तरफ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, है ना। तो फिर हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया क्या है कि एक बहुत छोटा एलिमेंटल एरिया ds लिया है। टेक एन एलिमेंटल एरिया, टेक एन एलिमेंटल एरिया, कौन सा, ds, डायरेक्टिंग, किधर होता है हमेशा इसका डायरेक्शन, डायरेक्टिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक ना। एक एलिमेंटल एरिया ds लिए जिसका डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक ना। दूसरी बात यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इज ऑल्सो डायरेक्टिंग किधर है, इज ऑल्सो डायरेक्टिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये भी परपेंडिकुलर किधर के तरफ है, बाहर के तरफ। अब जब दोनों परपेंडिकुलर बाहर के तरफ है भाई, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, सेम। अगर थीटा का बात करें तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ बात यह आ रही है क्या कि हेंस द एंगल बिटवीन, हेंस द एंगल बिटवीन, हेंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ds एंड वेक्टर e इज कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। अब देखो भाई कि अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो आप देखिए कि आपको मैं बोला था कि अगर स्फेरिकल सेल है तो किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, k3/r², के, है ना। तो आप देखिए कि अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, है ना, अगर बात किया जाए किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, अगर किसी भी पॉइंट पे बात किया जाए तो E इक्वल टू आप कितना लिखिएगा, k का मतलब कितना, 1/4πε0, चार्ज है कितना q, और इसका रेडियस है कितना r² लिखिएगा। इसका डायरेक्शन भी हमेशा कैसा रहेगा, डायरेक्शन भी हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर के तरफ, परपेंडिकुलर किधर, बाहर के तरफ। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो कि कल हम लोग फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़े थे, कल हम लोग फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़े थे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या चीज पढ़े थे भाई, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़े थे कि जो फाइनेट होता है वो फाइनेट होता है इंटीग्रेशन E डॉट कितना ds, पढ़े थे कि नहीं ये कल। अब देखो कि E डॉट ds को, E डॉट ds को इंटीग्रेशन E ds cos थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, A डॉट बी ए बी कॉस थीटा। दूसरी बात ये देखो कि अगर इंटीग्रेशन E ds cos और थीटा का वैल्यू पीछे कितना निकाल चुके हैं, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा क्या है, सेम डायरेक्शन में। अगर हम ये एरिया वेक्टर यहाँ पर लेते तो भी ये परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, कहीं भी लीजिए दोनों का कैसा डायरेक्शन आ रहा है, सेम डायरेक्शन आ रहा है। थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 0 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो यहाँ से देखो कि जो हम लोग फाइनेट लिखेंगे, जो फाइनेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन E ds, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो तो हर जगह पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो भाई आगे हम लोग क्या करेंगे कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस,
एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्या है, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। हर एक सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, और कितना है 1/4πε0 क्यू बाई कितना r² के बराबर में। ये हर जगह पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग जैसे इंटीग्रेशन में बाहर लाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर ये देखो कि जो फाइनेट आएगा वो आ जाएगा ई बाहर, इंटीग्रेशन कितना बचेगा ds बचेगा कि नहीं। अब जरा सा इधर आ जाओ, इस डायग्राम में देखो कि इस स्फेरिकल सेल पे हम इतना छोटा 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 कितना एलिमेंट काट सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट काट सकते हैं। अगर सारे एलिमेंट को हम फिर से जोड़ना शुरू करें, अगर सारे एलिमेंट को हम फिर से जोड़ना शुरू करें ds प्लस ds प्लस ds ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जोड़ना शुरू करें, तो ये पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो जब भाई टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो एलिमेंट को जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन ds, और इंटीग्रेशन ds इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। आएगा कि नहीं आएगा। तो जब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो आ जाओ यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो कि यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन ds इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं। स्फेरिकल सेल का ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि फाइनेट के जगह पर तुम फाइनेट ही रहने दो, इक्वल टू ई के जगह पर तुम 1/4πε0 क्यू बाई r² लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल जो होता है ये आपको पता होगा, ये कितना होता है 4πr²। तो भाई जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल लगाओगे इसमें 4πr² इंटीग्रेशन ds के जगह पर, तो r² से r² कैंसिल होगा, 4π से 4π कैंसिल होगा, जो फाइनेट बचेगा वो फाइनेट कितना बचेगा Q/ε0। और यही क्या है आपका गॉस थ्योरम है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं। क्या किए, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि गॉस थ्योरम कह रहा है कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनसाइड दैट सरफेस। मतलब उस सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज है, कितना चार्ज है प्लस q, जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी q इनसाइड बाई ε0। इसी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर है किसका, गॉसियन सरफेस का। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी होना क्या चाहिए, चारों तरफ से बंद। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर पॉइंट चार्ज रहे तो स्फेरिकल रहेगा तो सिमेट्रिक होगा, लीनियर चार्ज रहे तो सिलिंड्रिकल रहेगा तो सिमेट्रिक होगा, है ना। मतलब चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक रहना चाहिए। और सिमेट्रिक रहने का कारण क्या कि जब सिमेट्रिक होता है तो इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसा आएगा, सेम आएगा। और जब सेम आता है तो गॉस लॉ वहां क्या हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। कैसे प्रूफ किए भाई, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किए, प्रूफ करने के लिए क्या किए, तो एक स्फेरिकल सेल लिए जिसका रेडियस कितना r। इस पर सरफेस पर हम कहीं एक जगह एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया काटे ds, जिस ds एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा बराबर कितना, तो ds का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद क्या देखे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर 1/4πε0 q/r² ही होगा। क्यों कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमेशा ही कितना है r, और अगर यहाँ पर हम चार्ज q रख दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, कितना होगा 1/4πε0 q/r²। अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो ये भी डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ,
कितना होगा उतना ही होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा बाहर की तरफ, कितना होगा उतना ही होगा। क्यों कि हर जगह पर रेडियस सेम है, चार्ज भी सेम है, के तो जानबूझ के कांस्टेंट है। देखो इस स्फीयर के लिए क्यू कांस्टेंट सबके लिए, आर का वैल्यू स्फीयर पर कहीं भी बात करेंगे तो कांस्टेंट, और के जो है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बाहर करेंगे। कांस्टेंट को जैसे ही आप इंटीग्रेशन में बाहर करेंगे तो जो ds बचेगा इंटीग्रेशन ds, इस सारे छोटे छोटे एलिमेंट ds को जब आप जोड़ देंगे तो पूरा स्फीयर बन जाएगा कि नहीं। मतलब इस छोटे छोटे एरिया ds को जोड़ेंगे तो इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, जो कितना होता है 4πr²। ई का वैल्यू रख दिए, 4πr² रख दिए, सॉल्व हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम्हारे मन में यहाँ से दो सवाल आए होंगे। दो सवाल क्या आए होंगे कि ये जो है फाई हमेशा ध्यान रखना, गॉस लॉ जो है यहाँ पर कि गॉस लॉ हमेशा वैलिड है किसके लिए तो क्लोज सरफेस के लिए, है ना। पहला पॉइंट क्या कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर किसके लिए क्लोज्ड सरफेस के लिए। सरफेस कैसा रहना चाहिए क्लोज सरफेस रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि चार्ज इनसाइड के कारण फ्लक्स होगा, ठीक ना। इसमें गॉस लॉ जो वैलिड होगा इफ द सरफेस इज सिमेट्रिक, अगर सरफेस सिमेट्रिक होगा देन गॉस लॉ इज यूजफुल। तब जो है सो आपका गॉस लॉ क्या होता है इज यूजफुल होता है। तब आपका गॉस लॉ क्या होता है यूजफुल होता है। फॉर नॉन सिमेट्रिक सरफेस, अगर सरफेस नॉन सिमेट्रिक रहे, अगर सरफेस नॉन सिमेट्रिक रहे फॉर नॉन सिमेट्रिक सरफेस, तो नॉन सिमेट्रिक सरफेस के लिए क्या होता है भाई कि गॉस लॉ अप्लीकेबल तो है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल है बट नॉट यूजफुल। लेकिन ये हमारे लिए क्या होता है यूजफुल नहीं होता है, ठीक ना। इसीलिए हमेशा सरफेस को कैसा लेके चलेंगे सिमेट्रिक लेके चलेंगे कि गॉस लॉ हमारे लिए क्या हो जाए यूजफुल हो जाए। दूसरी बात कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में, ये जो क्यू होना चाहिए ये हमेशा कैसा होना चाहिए चार्ज इनसाइड द सरफेस पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे उससे कोई मतलब नहीं होता है। कैसा होना चाहिए चार्ज इनसाइड द सरफेस, बाहर वाले चार्ज के कारण कोई फ्लक्स नहीं होता है, ठीक ना। तो इस बात पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए कि भाई बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स क्यों नहीं होता है ना। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, बात करें बाहर वाले चार्ज के कारण, तो यहां लिख लो देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस। मतलब सरफेस के बाहर अगर कोई भी चार्ज रहेगा तो उसके कारण किसी भी तरह का फ्लक्स नहीं होगा। कहोगे जरा सा सर कोई प्रूफ करके बताइए। तो मान लो दोस्त कि यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है क्या +q, ठीक है। और एक सरफेस है कोई सा सरफेस क्लोज सरफेस जो मान लो इधर। तो इस प्लस चार्ज से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। कैसे निकलेगा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अब मान लीजिए कि अगर हम ds एरिया ले यहाँ पर 2 पॉइंट चुनिए, तो अगर ds एरिया ले यहाँ पर तो ये कैसा होगा परपेंडिकुलर बाहर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो भाई यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर अगर तुम बात करो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ds का डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर के तरफ। परपेंडिकुलर किधर के तरफ बाहर के तरफ। मैं कल बताया हूं
कि क्लोज सरफेस के अंदर बैठ जाइए, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर किधर की तरफ, तो अगर अंदर तुम बैठ जाओगे तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इधर होगा। अब देखो कि इस पॉइंट का नाम रख लो ए और इस पॉइंट का नाम रख लो बी। तो अगर तुम बात करोगे फ्लक्स एट ए का, ठीक ना, फ्लक्स एट ए का जिसका नाम तुम रखोगे अगर फाई ए, तो फाई ए इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखोगे, लिखोगे कि नहीं। ई डॉट डी एस का मतलब क्या हुआ भाई कि ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ ध्यान से देखिए तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, थीटा बराबर कितना 180 डिग्री, तो ई डी एस कॉस कितना लिखोगे 180 डिग्री, और ध्यान से देखोगे तो ये माइनस ई डी एस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, -1 को बाहर लिखेंगे तो माइनस ऑफ ई डी एस होगा। अच्छा, अगर बात करो किसका, फ्लक्स एट बी का जिसका नाम रखो फाई बी, तो फाई की वो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, ई डॉट डी एस, ये तो फ्लक्स का डेफिनेशन ही है। यहाँ पर देखिए कि जब लिखिएगा आप इंटीग्रेशन ई डी एस और कॉस कितना बी पर, कॉस कितना थीटा के जगह 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री जैसे ही लिखोगे तो भाई यहाँ से तुम्हारा फाई बी का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस। अब ये बताओ कि फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है, फ्लक्स वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसको सिंपली जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर बात करें फाई नेट का, तो फाई नेट इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। फाई ए कितना है माइनस इंटीग्रेशन ईडीएस, और फाई बी कितना है प्लस इंटीग्रेशन ईडीएस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, कितना आएगा, फाई नेट का वैल्यू 0। इसका मतलब आउटर चार्ज के कारण किसी तरह का फ्लक्स नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से आपको हम कल एक बात और बताए थे कि अगर सरफेस के अंदर लाइंस आ रहे हैं, अगर सरफेस के अंदर लाइंस आ रहे हैं तो अंदर लाइंस आने की स्थिति में जो फाई का वैल्यू होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। और अगर यहाँ सरफेस से बाहर लाइंस जा रहे हैं, तो बाहर लाइंस जा रहे हैं तो यहाँ पर जो फाई का वैल्यू होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये देखो कि अगर कोई भी चार्ज बाहर है तो सरफेस से एक तरफ अंदर घुसेगा और दूसरी तरफ बाहर निकलेगा, तो एक के तरफ फ्लक्स पॉजिटिव होगा तो दूसरे के कारण फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज ही रहता तो इधर से अंदर घुसता इधर से बाहर आ जाता, है ना। तो एक के कारण अंदर आ रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, और दूसरे के कारण बाहर जा रहा है तो यहाँ देखो इस लाइन के कारण इधर अंदर गया नेगेटिव फ्लक्स, इधर बाहर आ गया पॉजिटिव फ्लक्स। तो इस रूम में इस खिड़की को खोल दूं तो जितना हवा इधर से आए उतना ही बाहर चले जाए, तो इस रूम का फ्लक्स कितना होगा, कहानी समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं। अगर हवा आए और रुके तब ना कोई फ्लक्स होगा, चारों तरफ से आए हवा तो फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ से बाहर जाए हवा तो फ्लक्स क्या, पॉजिटिव। लेकिन जितना आया इधर से उतना ही उधर से चला गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा। इसीलिए आउटसाइड वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है वो कितना होता है भाई, 0। ये बात समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कि अब फ्लक्स निकालने में ये गॉस लॉ यूजफुल कैसे है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस लॉ को प्रूफ करके दिखाइए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गॉस लॉ को प्रूफ करके दिखाइए तो आप सबसे पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, 2 लाइन का स्टेटमेंट है, 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, 2 लाइन का ये स्टेटमेंट है। याद रखिएगा क्या कि टोटल फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस के अंदर में जितना भी चार्ज रहेगा उस सारे चार्ज का कितना, 1/ε0 टाइम्स Q/ε0। क्लियर है इतनी बातें। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक तो मैं तुमको गॉसियन सरफेस समझाया, दूसरी बात मैं क्या समझाया कि सिमेट्रिक सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा रहता है, कांस्टेंट रहेगा, हर जगह एक जैसा रहेगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या किए, तो एक स्फेरिकल सेल लिए, इसके सेंटर पे चार्ज लिए Q, इसका रेडियस लिए कितना R, छोटा सा एलिमेंट ds काटे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। थीटा कितना 0 डिग्री, थीटा कितना 0 डिग्री। इसी चीज को लिखे। अब क्या किए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो हर जगह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ से तक थीटा 0 डिग्री पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है।
ई का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² है, पुट कर दिए। और ds को जो जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल आ जाएगा, जो कितना होता है 4π² वैल्यू रखेंगे काट कोट के Q/ε0 आ जाएगा। ये है क्या, गॉस लॉ, है ना। देखो हमेशा बात क्या किए है, Q इनसाइड द सरफेस का। इसमें दो तीन चीजें कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमेशा कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस। दूसरी बात क्या कि सिमेट्रिक रहता है तो गॉस लॉ एप्लीकेबल भी होता है और यूजफुल भी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो एप्लीकेबल तो होता है लेकिन हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। क्यू के बारे में हमेशा चार्ज कैसा रहेगा, इनसाइड द सरफेस, जो सतह के अंदर चार्ज रहेंगे उसी चार्ज को हम लोग कंसीडर करें। मैं क्या बोला कि बाहर वाले को क्यों नहीं करेंगे, कि बाहर अगर चार्ज रह रहा है तो जितना फ्लक्स इसमें जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है। नेट फ्लक्स कितना, 0। तो बाहर वाले चार्ज के कारण जो कोई फ्लक्स होता है वो 0 होता है। देयर इज नो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द सरफेस। सरफेस के बाहर जो चार्ज रहेगा उसके कारण किसी तरह का फ्लक्स नहीं होगा। इसको मैं मैथमेटिकली भी निकाल करके आपको दिखाया है ना। अब देखिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, कि बात को आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है आपके पास, ठीक ना। और इस सरफेस में दिया हुआ है +Q1 -Q2 +Q3 -Q4, ठीक ना, +Q5। इस तरह से चार्ज सारे अगल बगल में रखे हुए हैं। आपको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस, कि इस सरफेस से होकर के कितना फ्लक्स है ये हमको बताओ। ये क्वेश्चन किया गया तुमसे। तो तुम क्या जानते हो भाई कि जो फाइनेट है वो फाइनेट बराबर क्या होता है, क्यू कौन सा वाला, इनसाइड वाला, और नीचे में कितना ε0, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये Q3 तो आउटसाइड द सरफेस है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। Q4 भी ये आउटसाइड द सरफेस है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। तो जो नेट चार्ज इनसाइड है Q इनसाइड, ये Q इनसाइड कितना है दोस्त, तो +Q1 -Q2 और प्लस कितना Q5। यही तीन चार्ज तो अंदर है। नेट चार्ज कितना होगा, इतना। तो अगर फ्लक्स आपको लिखना है तो Q इनसाइड के जगह पर +Q1 -Q2 और प्लस कितना Q5, और इसके नीचे कितना ε0 रख देंगे। यही हो जाएगा क्या आपका फाई नेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चार्ज कैसा लेना है, आउटसाइड वाला नहीं, इनसाइड वाला। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। अब देखो कि इस पर सवाल कैसे बनते हैं, ठीक ना। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं, तो अब तुम देखो कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि a charge of +Q is placed at the center of a cube, center of a cube having side A। ठीक है, कह रहा है कि एक चार्ज +Q को एक क्यूब के सेंटर पे रख दिया गया जिसका साइड है कितना A। आपको क्या कह रहा है कि फाइंड, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना। फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी वन सरफेस, ड्यू टू एनी वन सरफेस ऑफ कितना क्यूब, कि किसी एक सरफेस के कारण, क्यूब के किसी एक सरफेस के कारण हमको आप बताइए कि फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। एक चीज तुमको पता होगा कि अगर +Q चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकलता है, बाहर के तरफ, चारों तरफ निकलता है। किधर के तरफ, बाहर के तरफ। ये कैसा, कोरोना वायरस के जैसा। कोरोना वायरस को पॉजिटिव चार्ज मान लो तो इससे जैसे जैसे निकला हुआ होता है सारा किधर के तरफ, बाहर के तरफ, चारों डायरेक्शन में, ठीक ना। अब देखो कि तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है भाई, तुम्हारा सवाल ये कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसका साइड है कितना A, एक क्यूब है जिसका साइड है कितना A, और इस क्यूब के सेंटर पे, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया कितना +Q। अब इस क्यूब में देखो कितने दीवार हैं, 6 दीवार है। क्लोज सरफेस है कि नहीं है, क्लोज सरफेस है। तो भाई साहब गॉस लॉ ये कहता है
गॉस लॉ ये कहता है क्या कि गॉस लॉ ये कहता है क्या कि इसका जो टोटल फ्लक्स है, इसका जो टोटल फ्लक्स है, ठीक ना, टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स फाई नेट के बारे में गॉस लॉ साहब क्या कहते हैं कि चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है, क्यू, और इसका कितना टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये कौन कहता है, ये कहता है गॉस लॉ, ठीक ना। अब ये टोटल के कारण जो है सो इतना फ्लक्स है, हमको किसी एक सरफेस के कारण पूछ रहा है, तो ये तुम सोचो भाई कि जब यहां से लाइंस निकलना शुरू होगा, जब यहां से लाइंस निकलना शुरू होगा तो सब डायरेक्शन में लाइंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, छो दीवार से होकर के लाइंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, छो दीवार से होकर के लाइंस निकलेगा, सबसे बराबर बराबर लाइंस निकलेगा, क्यों कि चार्ज ठीक बीच में रखा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कि घर के बीच में अगर ठीक एक बॉम्ब रख के और बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे तो छत को जितना नुकसान पहुंचेगा फर्श को भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा, अगल बगल वाले दीवार को भी उतना ही नुकसान पहुंचेगा। यहाँ से जो लाइन निकलेगा तो चारों दीवारों से होकर के ना निकलेगा, और जितना लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करता है उसी को तो आप फ्लक्स बोलते हैं, है ना। तो 6 सरफेस के कारण, क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस के कारण जो फ्लक्स है वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है सो जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स ड्यू टू 6 सरफेस, 6 सरफेस और क्यूब है तो 6 सरफेस एक ही जैसा होगा, है ना। तो 6 सरफेस के कारण जो है ये कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। 6 सरफेस के कारण कितना फ्लक्स है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई जब फ्लक्स ड्यू टू 1 सरफेस का बात करोगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/6 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो जो तुम्हारा फाई रिक्वायर्ड है, जो तुमको जरूरी है फाई रिक्वायर्ड, वो यही चीज तो तुमको चाहिए, यही चीज तो तुमको चाहिए, कितना, क्यू बाय 6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा आंसर। अब इसी को अगर तुम एनालिटिकली निकालना चाहते तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता, क्यों। तो भाई साहब ये मान लो कि उस क्यूब का एक सरफेस अपना बोर्ड है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से उस कोने का डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, हर एक जगह डिस्टेंस अलग अलग है इस सरफेस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब तुम ई का वैल्यू निकालो, क्यों कि फ्लक्स निकालने का तो तुम्हारे पास एक दो फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए है और तुम्हारे पास फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस है, लेकिन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बन रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग बन रहा है, यहाँ कहीं और अलग बन रहा है, निकालने में हालत खराब हो जाएगा। एक छोटा सा एप्लीकेशन गॉस लॉ लगाए और 1 सेकंड में निकल के आ गया आंसर सामने में, क्या कि पूरा क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे क्लोज सरफेस में कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, मतलब 6 सरफेस के कारण टोटल फ्लक्स कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के कारण कितना होगा, उसका 6 पार्ट, आंसर कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है बात। एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक हेमीस्फेयर है, ये है हेमीस्फेयर, और इसके सेंटर पे क्या कह रहा है कि एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। इस हेमीस्फेयर के सेंटर पे क्या किया, एक चार्ज रख दिया क्या, प्लस क्यू। अब तुमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन ओपन हेमीस्फेयर, एन ओपन हेमीस्फेयर ऊपर से खुला हुआ है, ठीक ना। ओपन हेमीस्फेयर आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स बताइए कितना होगा। ओपन सरफेस है, ढक्कन खुला हुआ है इस हेमीस्फेयर का, गॉस लॉ लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो देखो भाई फ्लक्स निकालने के लिए जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट कितना, डी एस, ये ना है। क्या करो, इस सेंटर से जितना डिस्टेंस यहाँ का होगा उतना ही डिस्टेंस कहीं का भी होगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, हर जगह का डिस्टेंस कितना होगा, आर आर आर, क्योंकि हेमीस्फेयर है, रेडियस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप बात करिए,
छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर अगर आप ds ले लीजिए तो इस ds का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ होगा कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, तो अगर E बराबर लिखना चाहो तो कितना लिखोगे, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हर जगह पर, किसी भी जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक ना, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस जो है, सो E का वैल्यू तो वही होगा, क्यों कि भाई साहब चार्ज भी क्यू ही है और किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस का बात करें तो आर ही है, तो E का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होगा। तो E का वैल्यू जब कांस्टेंट होगा तो इसको तुम E ds cos थीटा लिखोगे कि नहीं, थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E ds के बराबर में। E के बारे में हमको पता है कि ये E जो है, ये E आपका हो गया कैसा, कांस्टेंट, क्यों कि हर जगह एक जैसा है। तो E का वैल्यू जब हो गया दोस्त कांस्टेंट, तो इस E को तुम बाहर लाओगे और लिखोगे कितना, A इंटीग्रेशन ds लिखोगे कि नहीं। E का वैल्यू है तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, है ना। और ध्यान से देखो कि ऐसा ऐसा हम इस पर इनफाइनाइट ds काटेंगे, ऐसा ऐसा हम इस पर कितना ds काटेंगे, इनफाइनाइट ds काटेंगे। और जब आप सारे ds प्लस ds प्लस ds करिएगा, इस सारे को जोड़िएगा, तो ये इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो जब भाई हेमीस्फीयर आएगा तो ये कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। पूरा स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा स्फीयर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब आएगा भाई तो इंटीग्रेशन ऑफ ds के जगह पर तुम 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे कि नहीं, ये जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ds के बराबर में, ये भी किसके बराबर में, इंटीग्रेशन ऑफ ds के बराबर में, ये भी किसके बराबर में, इंटीग्रेशन ऑफ ds के बराबर में। अब इंटीग्रेशन ds के जगह पर 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे कि नहीं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया और 2 से 2 जा पे 4 गया, कितना बचा, क्यू बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा क्या, फाइनाइट आंसर। ये तो मैथमेटिकल हुआ। देखो मैथमेटिकल कितना लंबा गया है, 1 सेकंड में बनेगा गॉस लॉ से। कैसे बनेगा 1 सेकंड में गॉस लॉ से, 1 सेकंड में गॉस लॉ से कैसे बनेगा, तो भाई साहब ये था अपना हेमीस्फेरिकल सरफेस, इसके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज कितना, प्लस क्यू। हम अपने मन से क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इस सरफेस को ओपन से क्लोज करने के लिए अगर हम एक गॉसियन सरफेस अपने मन से हम ऐसे करके बना दें तो आपको कोई दिक्कत है क्या, ये पूरा स्फीयर बन गया। अब देखो कि ये पूरा सरफेस चारों तरफ से क्या है, बंद है, ये पूरा सरफेस क्या है, चारों तरफ से बंद है। अब बंद है भाई, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है कि जो फाई टोटल होगा क्लोज सरफेस के कारण, ठीक ना, जो फाई क्लोज सरफेस के कारण होगा वो क्लोज सरफेस के कारण कितना होता है, क्लोज सरफेस के कारण होता है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। पूरा स्फीयर के कारण हुआ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस आधे के कारण, इस आधे के कारण जो फ्लक्स होगा, यहां से देखो कि आधा लाइन जाएगा ऊपर के तरफ, आधा लाइन जाएगा किधर के तरफ, ऊपर के तरफ, बाकी का आधा आएगा किधर के तरफ, नीचे के तरफ, आधा तो आएगा नीचे के तरफ। तो अगर पूरा स्फीयर के कारण क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो खाली नीचे वाले के कारण कितना होगा, इसका आधा, तो इसका आधा होगा भाई। तो जो फाई रिक्वायर्ड है तुम्हारा, जो फाई रिक्वायर्ड है तुम्हारा, वो फाई रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का कितना, आधा। ध्यान से देखो, क्यू बाई कितना, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आसान है, गॉस लॉ के मैथमेटिकल, गॉस लॉ। तो भाई ये था पूरा का पूरा तुम्हारा क्या, गॉस लॉ, समझे। अब इतना गॉस लॉ अगर आप पढ़ के आइएगा तो इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन भी है, और एप्लीकेशन 3-4 दिन 5 दिन चलेगा तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, समझे। इसीलिए इस गॉस लॉ को पढ़िए। इस गॉस लॉ का प्रूफ आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, और करीब करीब हर एक दूसरे साल पूछ लिया जाता है। इस साल नहीं पूछा गया था, मतलब अगले साल